गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास। टॉपिक है हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए डियर स्टूडेंट, जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, या ये समझ लीजिए इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं हैं, और अगर पढ़ते भी हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ के इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इस टॉपिक को समझने में थोड़ा उनको दिक्कत आती है। तो पहले बच्चों, ये प्योरली कंसेप्चुअल हमारा टॉपिक है और इसमें किसी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं है, बट टोटली इट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने ले लिया है। वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3, और इसी के विसिनिटी में, इसी के पास एक पॉइंट है P। तो प्यारे बच्चों, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण पॉइंट P के ऊपर अगर आप कोई भी चार्ज रखते हैं, से मैंने यहाँ पे चार्ज रखा एक कैपिटल Q, तो इस कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स लगेगा। एंड डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो आपके जितने भी फिजिकल वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसकी आपको जरूरत होती है, वो विद द हेल्प ऑफ फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर आपने इन तीनों के कारण इसके ऊपर फोर्स पता किया, दैट फोर्स विल बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द आंसर विच यू रिक्वायर अबाउट दिस सिस्टम। लेकिन प्यारे बच्चों, फिर भी हमने एक कंसेप्ट को डिफाइन किया, फैराडे साहब ने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि फोर्स सफिशिएंट था, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन क्यों किया? तो प्यारे बच्चों, इससे पहले लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दिया था कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो +2 का जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, ये जो हम पढ़ेंगे, दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्यारे बच्चों, E इज कॉन्वीनियंट नॉट नेसेसरी। यानी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ेंगे भी नहीं तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन जैसे मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे कि E जो है इट इज कॉन्वीनियंट, क्योंकि प्यारे बच्चों, सपोज यू हैव ए फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि इन तीनों के कारण यहां पर कितना फोर्स होगा, यहां पर कितना फोर्स होगा, यहां पर कितना फोर्स होगा, यहां पर, यानी हर पॉइंट पे कितना कितना फोर्स होगा, ये अगर हम बता दें तो वो होता है फोर्स फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताते हैं, तो फोर्स फील्ड होगा कि हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू बता दीजिए। सो डियर स्टूडेंट, जो फोर्स फील्ड है वो हमारे लिए ठीक है बिल्कुल, लेकिन हमने बोला इज कन्वीनियंट बिकॉज फोर्स फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन टेस्ट चार्ज। वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपने इस Q की जगह अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे, यू हैव टू डिफाइन अनदर फोर्स फील्ड। यानी हर चार्ज के लिए, कोई भी आप यहां टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, उसके लिए आपको अलग से एक फोर्स फील्ड डिफाइन करना पड़ेगा। एंड दैट इज नॉट द केस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड E इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इट इज यूनिक for a given system of charges। अब अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे अगर डिफाइन करेंगे तो वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, दैट विल बी यूनिक फॉर दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। अब प्यारे बच्चों, ये तो एक बात हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक बात हुई कि ई जो है वो कन्वीनियंट है,
नेसेसरी नहीं है। चलिए, ये भी बड़ा एक देखो कन्वीनियंट भी यहाँ पे बहुत एक बड़ी बात है। रीज़न क्या है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो हमारा फोर्स फील्ड है वो हर चार्ज के लिए डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग फोर्स फील्ड होना, अगर आप ये बदलते हैं तो आपका फोर्स फील्ड बदलते, दैट इज वेरी टीडियस। नाउ डियर स्टूडेंट, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग रीजन टू डिफाइन ई। ई का जो रोल है, मेन जो रोल है ई का, वो आता है व्हेन वी डील विद ई प्लेज ए central role when we are dealing with time dependent fields। ये बड़े काम की बात है मेरे बच्चों। देखिए, अभी तक जो हम ई की बात कर रहे हैं दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहां पर तीनों चार्ज जो है एक जगह रखे हुए हैं। लेकिन अगर ई जो है एक टी का फंक्शन बन जाए, ई जो है टी का फंक्शन कैसे बनेगा? देखो, मान लो प्यारे बच्चों आप पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण मालूम करते हैं, तो ई की वैल्यू आपको पता है प्यारे बच्चों यहाँ पर होगी Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और मान लो Q1 एक मोशन में है, रेस्ट पे नहीं है, तो डियर स्टूडेंट इफ Q1 इज इन मोशन, अगर Q1 मोशन में हुआ तो हम कह सकते हैं कि इट्स पोजीशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। यानी कि ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये r, इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, इट इज चेंजिंग विद टाइम, तो दिस इज RT। इसके कारण जो फील्ड यहां पर होगा उसे हम कहेंगे टाइम डिपेंडेंट फील्ड। तो प्यारे बच्चों, टाइम डिपेंडेंट फील्ड में ये किस प्रकार से अपना ई जो है रोल अदा करता है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ इन मैकेनिक्स, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर आप किसी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट ही आपके ऊपर फोर्स लगेगा, उसी समय लगेगा। यहां पर ये बच्चों थोड़ा ध्यान देने की बात है। डियर स्टूडेंट, अगर ये जो हमारा Q1 है ये यहां से और यहां आता है, मान लीजिए ये यहां से यहां आता है, जैसे आप इसको यहां से यहां लेके आते हैं, R बढ़ गया तो E जो है वो घटेगा, और E घटेगा तो इसके ऊपर बच्चों फोर्स घटेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था प्यारे बच्चों E इज इक्वल टू F बाई Q, तो F यहां से QE हो गया प्यारे बच्चों। Q इधर ले आइए, आप खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो एरो हटा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर R चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ तो इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज होगा। बट व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड डियर स्टूडेंट, हमने जैसे ही इसको यहां से यहां किया उसी समय यहां पर फोर्स चेंज नहीं हुआ। थोड़ा समझिएगा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जैसे हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा एलिमेंट्री हमारी साइंस में, कि एक बिजली जब कड़कती है आसमान में तो लाइट पहले दिखती है, आवाज़ बाद में आती है, जबकि जिस टाइम वो लाइट होती है प्यारे बच्चों उसी समय वहाँ से आवाज़ चलती है। तो आपने क्या देखा है, वहाँ पे क्या जवाब देते थे आप, कि वहाँ क्या होता है कि लाइट तो है उसकी वेलोसिटी तेज तो हम तक जल्दी पहुँचती है, और साउंड की वेलोसिटी कम है वो धीरे पहुँचती है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसा ही होगा यहाँ पर, कि जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसके कारण जो यहाँ पर फोर्स में चेंज है वो एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। और वो टाइम कितना लगेगा बच्चों, दैट टाइम विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, से इट इज r प्लस dr, ये जो डिस्टेंस है हमारा, इसको मैंने dr कह दिया है, डिवाइडेड बाई द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि कोई भी सिग्नल स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में सबसे तेज अगर किसी की स्पीड है तो वो लाइट की स्पीड है। नो एनी सिग्नल कैन रीच मोर देन दिस स्पीड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ चेंज हुआ है वो चेंज यहाँ पहुँचने में इतना टाइम लेगा, देयर इज सम टाइम लैग, ये इट्स ए करेक्ट वर्ड, देयर इज सम टाइम लैग या टाइम डिले, ये भी और भी अच्छी बात है, टाइम डिले इन रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मीन्स डियर स्टूडेंट फोर्स,
क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा कि ये चला गया, ये अपने फोर्स से चेंज करेगा, क्योंकि जैसे आप इसको चेंज करेंगे यहाँ फोर्स बदलेगा तो ये बता सकता है कि इसकी पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। लेकिन मैंने बताया कि देयर इज सम टाइम डिले, इस टाइम डिले को आप ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये टाइम डिले क्यों आया। तो टू एक्सप्लेन दिस टाइम डिले वी हैव टू ब्रिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टाइम डिले को इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके हम कैसे इसको प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करते हैं। हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे ही हमने Q1 की पोजीशन चेंज की, वैसे ही हमारा, अगर ये Q1 हमारा एक्सेलरेटेड है, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक ने जो केस लिया हुआ है दैट इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, अगर Q1 से Q2 ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो देयर इज सम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये यहां से यहां गया तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हुई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से फिर यहां पहुंचती है और जितना समय में वो यहां पहुंचेगी उसी के बाद फिर ये रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट की जरूरत पड़ी टू एक्सप्लेन द टाइम डिले। एक बात, दूसरी बात प्यारे बच्चों यहां पे क्या है, एक तो टाइम डिले का था, एक मिनट, यस, सेकंड जो इसमें है दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी। ये भी एक बात देखिएगा कि ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कौन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही बात करेंगे। एंड डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन डायनामिक्स एंड रूल्स ऑफ इवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, ई का अपना खुद का एक डायनामिक्स है, ई का खुद का डायनामिक्स या रूल ऑफ इवोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे प्यारे बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मैकेनिक्स के रूल हैं जिसको हम कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इज ए रूल इन मैकेनिक्स कि कोई भी फिनोमिना हुआ मैकेनिक्स में इट मस्ट फॉलोड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कुछ रूल्स हैं जो मैकेनिक्स में फॉलो होते हैं। इसी तरह ई के अपने रूल्स हैं कि इसकी कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहनी, कौन सी नहीं रहनी। इट हैज सर्टेन रूल्स, इट हैज सर्टेन डायनेमिक्स, इसका अपना एक प्रकार से एक अलग सब्जेक्ट है। और प्यारे बच्चों, जो दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी, इसको थोड़ा समझिएगा, एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आपको। प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कि यहां पर अभी मैं बताऊंगा मैंने क्या बनाया है। फिलहाल ये समझिए कि यहां पर एक बिल्कुल हल्की सी एक प्लास्टिक की बॉल पड़ी हुई है, इट्स ए प्लास्टिक बॉल, ठीक है। यहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर है, हमने यहां इस पत्थर को उठा के गिरा दिया, ये काफी दूर है इससे। तो पत्थर जब गिरा तो पत्थर में थी काइनेटिक एनर्जी, तो जहां गिरा है वहां आवाज होगी, वहां थोड़ा जो रेत है, पत्थर है, जो भी उसके दूसरे पत्थर के ऊपर ये गिरेगा आवाज होगी, लेकिन इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बस वो आवाज सुन सकती है। हालांकि बोल है ये आवाज, तो हाउ कैन इट रेस्पॉन्ड, बट आवाज इसके पास जाएगी। दूसरी सिचुएशन समझिए, ये एक्चुअल में एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल में ये बॉल है प्लास्टिक की, ये यहीं पर है। अब हमने फिर से वही पत्थर उठाया और स्विमिंग पूल में डाल दिया। प्यारे बच्चों, आफ्टर 1 और 2 सेकेंड ये बॉल ऐसे करने लगेगी, क्योंकि अब यहां से एक वेव बनी है वाटर की, और वो वेव जब यहां पहुंचेगी देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ डियर स्टूडेंट, इस पे आइएगा, ये हमारा पॉइंट है जिस पर एक चार्ज रखा है Q। प्यारे बच्चों, जब आप इसको यहां से यहां लेके आते हैं तो एक वेव बनती है, और वो जो वेव है उसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो यहां से यहां जाएगी, और जब वो वेव यहां पहुंचेगी इट विल ऑसिलेट और इट विल मूव और इट विल हैव सम मोर और लेस
वेलोसिटी और एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, अब एक बात सोचिए, यहां पर जब पानी नहीं था तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही पानी आया इसकी एनर्जी यहां पहुंच गई। इसी तरह प्यारे बच्चों, इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ है, जिसको हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑर्डर कह सकते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही हमने इसको चेंज किया, इसने रिस्पॉन्ड किया, इसकी एनर्जी इसके पास पहुंची। इसका मतलब इनके बीच में कुछ चीज मौजूद है और उसी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कहने का अर्थ यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं है, ये एक बिल्कुल मतलब एक फिजिकल, यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी। यानी अब इसको एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट आप न समझें, इट हैज मेजरेबल क्वांटिटीज। हाँ, ये है कि इसका इफेक्ट हम नोट कर सकते हैं। इफेक्ट क्या है इसका? इसका इफेक्ट है डियर स्टूडेंट, फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये बॉल यहां नहीं है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा कि क्यों हम फोर्स को छोड़ के ई पे आए हैं। ये बॉल यहां नहीं है, फिर हमने स्विमिंग पूल में पत्थर डाला, तो बॉल नहीं है तो क्या एनर्जी भी नहीं होगी? एनर्जी जाएगी। बॉल नहीं है तो बस हमें वो अप डाउन बॉल का दिखेगा नहीं, लेकिन स्टिल इट विल ट्रांसपोर्ट सम एनर्जी। तो इन द सेम वे प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं है और फिर आप इसको यूं करते हैं, देन स्टिल देयर इज सम प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। इट डजंट मीन कि भाई हाँ ये होना ही चाहिए दूसरा चार्ज। अब दूसरा चार्ज अगर नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ दूसरा चार्ज नहीं है, लेकिन ई एम वेव प्यारे बच्चों अभी भी है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ फोर्स है? अब यहाँ जब चार्ज है ही नहीं तो फोर्स ही नहीं है, तो फोर्स फील्ड जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसलिए हम फोर्स को छोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, क्योंकि फोर्स डिपेंड करता है कि वहाँ पर चार्ज है या नहीं है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ इसको ऑब्जर्व करें या ना करें, मान लो स्विमिंग पूल में आप पत्थर आपने नहीं गिराया, स्विमिंग पूल में मान लीजिए उसके किनारे पे, स्विमिंग पूल के किनारे पे कोई पेड़ है, उससे कोई फल टूट के गिर गया, आप वहाँ नहीं हैं, तो क्या एनर्जी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आप वहाँ है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जर्वर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्यारे बच्चों, ड्यू टू सम रीजन इफ इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग, इफ Q1 स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, देन देयर विल बी एनर्जी, देयर विल बी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट्स स्पेस। तो ये कारण था प्यारे बच्चों, हमने E को यहाँ पर डिफाइन किया है, और इसी तरह प्यारे बच्चों हम आगे B को डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई है प्यारे बच्चों, देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन देयर इज नो एनी चार्ज। बड़े काम की बात सुनिएगा, व्हेन देयर इज नो एनी चार्ज। मान लो कि यहां जो पत्थर था, यहां जो फल गिरा था, वो नहीं गिरा, ठीक है। सुन लीजिएगा, स्विमिंग पूल है, पानी भरा है, पत्थर भी नहीं गिरा, फल भी नहीं गिरा, हवा भी नहीं चली, हल्का सा भूकंप आया। प्यारे बच्चों, स्विमिंग पूल का पानी ऐसे करेगा कि नहीं? मतलब कहने का ये है, अगर ये भी नहीं है, अगर ये भी नहीं है, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के होने के लिए, अब देखो मैं बड़े काम की बात बता रहा हूं, ये आपकी शायद बुक में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए चार्ज होना जरूरी नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। देन हाउ कैन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चार्ज? सोचिएगा इस पे। अगले किसी वीडियो में आप प्लीज़ कमेंट करके याद दिला देना, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोज़ के क्वेश्चंस थे जिनका मैंने जवाब नहीं दिया है। अभी पीछे सी के कमेंट आया था कि सर आपने ये नहीं बताया कि चार्ज को हम क्यू से क्यों लिखते हैं, तो वो हम भूल गए क्योंकि किसी वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था। तो प्यारे बच्चों, क्यू इसलिए कहते हैं कि जब शुरू में इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी स्टार्ट हुई थी, तो हम जो किसी चीज़ में कितना इलेक्ट्रिसिटी है उसको एक वर्ड से लिखते थे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी मान लो जैसे ये हमारे पास मार्कर है, हमने इसको रब किया
तो इस पर चार्ज आ गया। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दूसरी चीज़ है, ये मेरे पास मान लो ये प्लास्टिक का है, इसको मैंने रब किया, इस पर भी चार्ज आ गया, इस पर ज़्यादा चार्ज आया, इस पर थोड़ा चार्ज आया। तो हम ये कहते थे पहले कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़्यादा है, इसमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम है। तो ये जो वर्ड था ना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां से ये क्यू लिया गया था, यहां से हम कहते थे क्यू, और फिर तब से ये चार्ज के लिए लिखा जाने लग गया। ये रीजन था। ये जरूर सोचिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए प्यारे बच्चों चार्ज होने की जरूरत नहीं है। अब एक बात सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है बिना किसी चार्ज के, तो इसका मतलब वो कोई ना कोई तो फिजिकल क्वांटिटी है। यानी हम जो हमारे जो फॉर्मूला है इट इज़ नथिंग कि भाई आप ये मत सोचिएगा कि बस इसको एक क्यू नोट से डिवाइड किया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये है तो फोर्स का ही फॉर्मूला। ऐसा नहीं है, इसकी अपनी एक अलग दुनिया है, ठीक है। और ये काफ़ी सेंट्रल कंसेप्ट है फिजिक्स में, यानी फिजिक्स में बहुत अहम रोल है फील्ड के कंसेप्ट का। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, और बहुत सारे फील्ड हैं। उन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फिजिक्स में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और बड़ा कंसेप्चुअल प्यारे बच्चों ये वीडियो है, इसके बारीक बारीक से नोट्स बनिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।